पैनिक की जरूरत नहीं है। पहला तो ये। दूसरा ये कि साइंटिफिकली अभी ये नहीं प्रूव्ड है कि हम लोग जो बकरी का दूध या कीवी, पपीते के पत्ते का रस या गिलोय, इन सब चीज का जो सेवन करते हैं, इसमें हम लोग साइंटिफिकली तो नहीं प्रूव हुआ है, और आमतया जो हम लोग अपने डेली एक्सपीरियंस में देखते हैं, इन सब चीजों के सेवन से निश्चित रूप से प्लेटलेट पे असर तो पड़ता है। तो ये प्राकृतिक विद्यालय हैं, छोटे बच्चे खासतौर से इससे पीड़ित हो जाते हैं, तो उनको भी बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। निश्चित रूप से हमारे जितने भी स्कूल गोइंग चाइल्ड है, क्योंकि वो थोड़े से हमारे न्यूअर एज में होते हैं, तो उनको होता है तो थोड़ा सा ज्यादा ही हम लोग पैनिक भी हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि डेंगू रोग के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। हालांकि वो रफ्तार ज्यादा नहीं है, लेकिन छिटपुट जगह जगह विभिन्न क्षेत्रों में, देहरादून के खासतौर से, इसका प्रकोप हम देख रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि डेंगू जो रोग है ये क्या है, बरसात का मौसम क्यों उनके लिए मुफीद होता है? डेंगू एक जो हमारे आम चलन में एक बुखार की श्रेणी में लोग रखते हैं, एक वायरस के द्वारा फैलती है। ये वायरस है, इसका जो फैलने का माध्यम होता है मच्छर, जिसको एडिस प्रजाति की मच्छर होती है, एडिस एजिप्टी, जिसके काटने से ये फैलता है। तो डेंगू एक वायरल बीमारी है जिसकी वजह मच्छर होती है, जो आमतया इस मौसम में मच्छरों के पनपने का एक मुफीद सीजन होता है। तो मच्छर इसमें बहुतायत में हमारे फैलते हैं। इन्फेक्टेड कोई भी डेंगू से पीड़ित मरीज है, उसको मच्छर ने काटा, फिर उस मच्छर ने किसी स्वस्थ व्यक्ति को बाइट कर लिया, इससे ट्रांसमिशन होता है। यूजुअल ट्रांसमिशन का चेन यही है। तो कारण इसके जो है कि मच्छर का काटना एक प्रमुखतया 99% चांसेस यही होते हैं। तो थोड़ा इस मच्छर के बारे में बताएं कि क्या इसकी विशेषता है, कैसे इसको हम चिन्हित कर सकते हैं कि ये डेंगू का मच्छर है? डेंगू के मच्छर यूजुअली साफ पानी, ठहरा हुआ पानी में रहता है। तो दूसरे जो डेंगू के मच्छर जिसकी बोलते हैं कि हाइट, ये कम हाइट पे 6 to 7 फीट हाइट पे उड़ते हैं, दीवार पे रहते हैं। फीमेल मॉस्किटो जो एडिस की होती है, वो इसके होने का कारण है। तो ये तीन प्रमुख बातें हैं कि डेंगू का मच्छर बहुत ज्यादा ऊपर तक फ्लाई नहीं कर सकते, साफ पानी में रहते, ये गंदे पानी में नहीं रहते यूजुअली, और फीमेल मॉस्किटो के द्वारा ज्यादातर जो एडिस के जितने भी प्रजाति होते हैं उसमें फीमेल मॉस्किटो के द्वारा ये डेंगू फैलता है। क्या इसको इसकी बनावट के आधार पर भी पहचाना जा सकता है कि कुछ धारियां, ऐसा कहते हैं कि उसकी कुछ धारियां होती हैं? निश्चित रूप से स्ट्राइप्स होते हैं उसमें। इतना तो लोग मॉस्किटो के बारे में बहुत डीपली नहीं बता सकते, मगर इसमें जो अलग ही एक प्रजाति होती है, आप उसको उसके बहुत ज्यादा एक्टिव एंड मोबाइल नहीं होते, वो धारियां होती हैं उसमें। थोड़ा सा जो आम मच्छर होते हैं, थोड़ा सा उससे साइज बड़ा होता है इसका। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। आपने कहा कि ठहरे हुए पानी में, जैसे वर्तमान में हम बात करें तो ठहरा हुआ पानी कहाँ कहाँ हो सकता है? हम घर के आसपास की बात करें, घर के बाहर और घर के अंदर दोनों जगह हमारी, जैसे कि हमारा गमला या हमारे ग्रास हैं जिसपे कि पानी कहीं लॉक हो रहा है, जम रहा है, या फिर हमारे घर में कहीं टूटे फूटे टायर्स हों। इसके अलावा हमारा टेरेस कहीं ऐसा जहाँ की वाटर लॉक कर रहा हो और हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या हमारे छत के ऊपर में कोई टंकी है जो खुला हुआ पड़ा हो, उसमें वो पानी जम सकता है और वो पानी धीरे धीरे सेटल होकर साफ पानी ऊपर में हो जाएगा। घर के अंदर में भी हम ले तो कोई भी, जैसे कि कूलर है, कूलर में ये पानी हो सकता है, या फिर हमारा कोई बर्तन किसी कोने में पड़ा हो जिसमें कि पानी रखा हो, तो ऐसी जगह पे ये मच्छर पनप सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर झा कि अगर मच्छर काट लेता है तो कितने दिनों बाद लक्षण प्रकट होंगे, और वो लक्षण कौन कौन से हैं? जो डेंगू के मच्छर, जिसको डेंगू भी बोलते हैं आप, तो इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड है मुख्यतया तो 2 से 7 दिन है। किसी किसी में ये और भी प्रोलॉन्ग कर सकता है, 10 से 12 दिन भी हो सकती है। मच्छर ने काटा, हो सकता है कि आज ना, मगर वो 2 से 7 दिन के अंदर में लक्षण स्पष्ट होंगे। यदि ये लक्षण आएंगे तो ये प्रमुखतया 3 प्रकार से डिवाइड हम लोग करते हैं इसको। पहला तो फेब्राइल फेज, जिसमें कि बुखार आना, जिसको कि आमतया पेशेंट तब समझ पाता है कि उसे जब बुखार आ रहा है। उसके बाद जो उसके सेकेंडरी फेज होते हैं, जहाँ पे कि कॉम्प्लिकेशन वाले फेज होते हैं, जिसको कि आप सीरियस वाला एक फेज मानते हैं। थर्ड फेज है रिकवरी फेज होता है। तो फर्स्ट फेज में जब इसमें प्रमुख जो लक्षण होते हैं, जैसे कि तेज बुखार आना, सर में दर्द, जोड़ों में दर्द, इसके अलावा उल्टी का आना और पूरे बदन में दर्द, और किसी किसी पेशेंट में दस्त, ऐसे भी होते हैं। इसके अलावा कहीं से ब्लीडिंग होना, जैसे मसूड़ों से ब्लीडिंग होना या नक्सीर चलना, तो ये भी एक प्रमुख लक्षण हो सकते हैं, मगर ये प्राथमिक फर्स्ट स्टेज में ये ब्लीडिंग की चांसेस नहीं होते हैं। इसके अलावा आप कभी देखेंगे कि 2 स्पॉट्स होते हैं जिसको कि आप रैश बोलते हैं। तो स्किन में रैश होते हैं, जैसे जैसे बिंदी जैसे स्पॉट्स होते हैं, या फिर रेड फ्लश, लाल हो गया, आप उसको उंगली लगा के दबा दें तो उस समय थोड़ा सा उजला हो जाएगा, फिर वो रेड हो जाएगा। तो ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। डॉक्टर झा, इसकी जांच किस तरह से होती है? कैसे पता चले कि ये डेंगू है? क्या कोई रक्त की जांच होती है? निश्चित रूप से सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन जो पेशेंट डिले करता है वो ये कि वो इसको कॉमन वायरल फीवर से रिलेट करता है। वायरल फीवर ये भी एक तरह का वायरस ही है। ये सामान्य
सामान्य बुखार से अलग नहीं। तो यदि हमें कोई ऐसा लक्षण आ रहा हो जहाँ पे कि जोड़ों में दर्द या तेज बुखार या तेज सा दर्द, उल्टी या ऐसी चीजें आ रही है, तो हमें फिर अपने चिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा। जब इसकी हम मुख्यतया जो जांच करवाते हैं उसमें हम लोग एंटीजन टेस्ट करवाते हैं या फिर एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है। एक तरह की विशेष जांच है, मगर जो प्रमुख जांच जहाँ पे हम लोग सस्पिशन एराइज करते हैं कि अब इसको डेंगू तो नहीं है, वो है प्लेटलेट की मात्रा। जब हम लोग ब्लड की जांच कराते हैं, सीबीसी करवाते हैं, तो प्लेटलेट यदि घटते क्रम में हमें पाया जाता है, तब हम लोग को के दिमाग में एक संदेह होना इस मौसम में लाजमी है कि कहीं इसको डेंगू तो नहीं। तो प्लेटलेट्स को लेकर बहुत भ्रांतियां भी हैं और लोग तरह तरह के खाद्य पदार्थ, कई तरह के फलों के बारे में कहते हैं कि इसको खाने से प्लेटलेट बढ़ जाती है, और कई बार बकरी का दूध और इस तरह की बातें चलती हैं। तो आप बताएं कि हम किस बात का खास तौर से ध्यान रखें यदि प्लेटलेट्स कम हो रही हैं? तो 3 बातें इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्लेटलेट कम होना तो डेंगू का एक लक्षण है, मगर जो हमारे समाज में पैनिक है कि प्लेटलेट कम हो रहा है, तो प्लेटलेट यदि कम होगा उस लिमिट पे जहां की 20,000 का एक लिमिट है कि 20,000 के नीचे होगा, तभी हमें प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत होगी। अदरवाइज जो माइल्डर सिम्टम्स हैं, जो प्राथमिक फेज हैं, उसमें प्लेटलेट यदि घट भी रहा है तो बहुत पैनिक की जरूरत नहीं है। पहला तो ये। दूसरा ये कि साइंटिफिकली अभी ये नहीं प्रूव्ड है कि हम लोग जो बकरी का दूध या कीवी, पपीते के पत्ते का रस या गिलोय, इन सब चीज का जो सेवन करते हैं, इसमें हम लोग साइंटिफिकली तो नहीं प्रूव हुआ है, और आमतया जो हम लोग अपने डेली एक्सपीरियंस में देखते हैं, इन सब चीजों के सेवन से निश्चित रूप से प्लेटलेट पे असर तो पड़ता है। तो ये प्राकृतिक चीज है जिसको लिया जा सकता है। मगर हमने जब पिछले दफे 2018-19 में काफी देहरादून में डेंगू फैला था, तो देखा कि बकरी के दूध के कीमतों में अनायास बहुत ही तेज इजाफा हुआ। ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं कि बकरी का दूध पीने से ही ठीक होगा। उसमें जो सबसे ज्यादा प्लेटलेट या डेंगू में जो सबसे ज्यादा निहायत जरूरी चीज है कि तरल पेय पदार्थ, वो पानी खूब पिए, होममेड फ्रूट जूस, घर का बना हुआ जूस, ये एक बहुत बड़ा जो होगा वो प्लेटलेट से लड़ने के लिए होता है, या फिर डेंगू से लड़ने के लिए हमें तरल पदार्थ, पेय पदार्थ बढ़ाना पड़ेगा। पानी की मात्रा, जूस, ऐसी चीजों का सेवन ज्यादातर किया जाए और रेस्ट किया जाए। यदि डेंगू हो ही गया है तो एडिक्वेट रेस्ट किया जाए, और इसका कोई निश्चित मेडिसिन नहीं है डेंगू का अभी तक। केवल कारण और उसके लक्षण के आधार पे हम लोग उसका, जैसे कि किसी को दस्त हो रहे हैं तो दस्त की दवा दे सकते हैं, बुखार है तो बुखार की दवा दे सकते हैं। हाँ, मगर ऐसे मरीज जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि डायबिटिक मरीज है, जैसे कि हार्ट का मरीज है, जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, या जिसको लीवर की प्रॉब्लम है, या फिर वो किसी को मैलिग्नेंसी या कुछ ऐसी चीजें हैं, तब उसमें हमें थोड़ा सा एहतियातन, थोड़ा सा ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि हम अपने घर के आसपास, घर के भीतर पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इसमें ही इसके लार्वा पाए जाते हैं और इस रोग के पनपने की संभावना ज्यादातर हमारे आसपास ही है। हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि बहुत ऊंचाई तक ये उड़ नहीं सकता, 6-7 फीट तक ही उड़ता है, तो हम ये भी सावधानी रख सकते हैं कि अपने जो कपड़े हैं वे पहने। निश्चित रूप से, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। 3 स्टेज पे हम लोग इसको बात कर सकते हैं जो प्रिवेंशन के बेसिस पे, कि हम लोग एक तो जो डेंगू के मच्छर को पनपने न दें, तो जहां भी कहीं पानी या कुछ ऐसा लॉक कर रहा है, पहले उसको हम लोग निरंतर साफ करते रहें। दूसरा, हम अपने बच्चों को छोटे कपड़े, निकर में, ऐसे में टेरेस पे या घर के बाहर या ग्राउंड्स में खेलने के लिए ना बोलें। तीसरा ये कि हम लोग पूरा फुल स्लीव्स कपड़े पहनने चाहिए, पर्टिकुलरली इस मौसम में, ताकि मच्छर कम से कम काटे। और चौथा, जो आप पूरा कुछ भी तेल, सरसों का तेल या बहुत सारे ऐसी आती है जो आप मॉस्किटो रिपेलेंट ऑयल्स आते हैं, उसको आप ले सकते हैं। और मच्छर को आपके संपर्क में ना आए या मच्छर आपको काटे ना, इसी को सुनिश्चित करना हमारे लिए प्राथमिकता होगी। वैसे जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं और खासतौर से यदि हम बात करें नगर निगम, तो फॉगिंग का भी इस दौरान अपना रोल है, भूमिका है। तो फॉगिंग अगर ऐसे इलाकों में जहां संदेह है या जहां ऐसे मरीज पाए गए हैं, तो अगर की जाए तो ये भी बेहतर हो सकता है। जी जी, निश्चित रूप से फॉगिंग बहुत ही बेहतर उपाय है, क्योंकि मास लेवल पे फॉगिंग ही हमारे पास एक बड़ा उपाय है। लोगों की जागरूकता तो जरूरी है ही, मगर जो नगर निगम या जो स्वास्थ्य विभाग के स्तर पे जो सबसे ज्यादा जरूरी फॉगिंग है, क्योंकि फॉगिंग से क्या है कि जहां भी मच्छर पनप रही है तो उसका सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो डिस्लॉज हो जाते हैं, तो मच्छर पनप नहीं पाते। तो फॉगिंग बहुत बेहद जरूरी चीज है। पहले ऐसे कहा जाता था कि मिट्टी का तेल यदि डाल दिया जाए ऐसे ठहरे हुए पानी में, तो मिट्टी का तेल या कोई भी डिसयूज्ड आप जो यूज नहीं कर रहे हैं या जो खराब हो गया, उस ऑयल को, मतलब कि जैसे कि डीजल या पेट्रोल या मिट्टी का तेल, ऐसी चीज डाल देंगे तो उससे काफी कंट्रोल होने में सहायक होती है। इसमें जो खासतौर से विद्यालय हैं, छोटे बच्चे खासतौर से इससे पीड़ित हो जाते हैं, तो
उनको भी बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। निश्चित रूप से हमारे जितने भी स्कूल गोइंग चाइल्ड है, क्योंकि वो थोड़े से हमारे न्यूअर एज में होते हैं, तो उनको होता है तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही हम लोग पैनिक भी हो जाते हैं। तो फुल स्लीव्स कपड़ा मदर को चाहिए कि पूरा पहना के भेजे। कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं, नहीं तो सरसों तेल भी लगा सकती हैं। आजकल तो बहुत सारे बैंड्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसका प्रयोग निश्चित रूप से किया जा सकता है। और यदि किसी तरह का बुखार है तो संदेह किया जा सकता है कि ये डेंगू हो सकता है और जांच अवश्य कराएं। जांच निश्चित रूप से कराएं। यदि 80% केसेस में कहीं ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटलाइज की जरूरत है। 80% केस तो घर ही पे ट्रीट हो जाते हैं, मगर आपको अपने बुखार के साथ साथ अपने लक्षण जो नए आ रहे हैं उसके उनको निगरानी में रखना पड़ेगा आपको। और आपने कहा कि तरल पेय पदार्थों का तरल पेय पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन किया जाए। तो डॉक्टर झा, अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? सबसे बड़ा तो ये कि डेंगू एक निश्चित रूप से घातक बीमारी है, मगर ऐसा नहीं है कि ये आम समुदाय को बहुत ही ज्यादा सीरियसली बैडली अफेक्टेड नहीं करता है। 80 से 85% केस घर में ट्रीट हो जाते हैं, मगर हल्के में ना लिया जाए। यदि कोई बीमारी या कोई लक्षण और इसके साथ कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे जुड़े हुए हैं, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे कि मसूड़े से, नाक से, या फिर यूरिन के रास्ते ब्लड आ रहा है, तो आपको निश्चित रूप से सावधान होने की जरूरत है। चकत्ते पड़ रहे हो तो सावधान होने की जरूरत है। प्लेटलेट यदि एक अहम रोल है, जहाँ पे कि एक आप निगरानी कर सकते हैं, बहुत सिंपल टेस्ट, और कोई जांच हो ना हो तो प्लेटलेट एक आवश्यक चीज है। तो निश्चित रूप से डेंगू को आप अपने स्तर से भी ठीक कर सकते हैं। डेंगू को आप हटा सकते हैं। अब यदि पानी को न लॉग होने दिया जाए, मॉस्किटो रिपेलेंट और तमाम चीजों का उपयोग कर सकते हैं, तरल पेय पदार्थ आप ले सकते हैं। तो डेंगू से घबराने की नहीं, उससे लड़ने की जरूरत है। तो डॉक्टर सुनील कुमार झा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। हम हाल ही में कोरोना जैसे वायरस को मात देकर आगे बढ़े हैं और हम जानते हैं कि सावधानी से हम इस तरह के रोगों को दूर रख सकते हैं। जब कोरोना को हम मात दे सकते हैं, जो कि एक महामारी के रूप में हमारे बीच आया था, तो डेंगू एक लोकलाइज्ड है और इसको हम बहुत आसानी से मात दे सकते हैं। निश्चित रूप से डेंगू लोकलाइज्ड है और डेंगू को हम लोग मात देंगे, और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में शायद डेंगू का वैक्सीन आ जाए तो ये एक हमारे पूरे समुदाय के लिए सारा ये प्रोटेक्शन हो जाएगा।